दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब आप लोग साथ रहे उसमें बैठे थे, कितनी गर्मी है, ये चीज होती है। अच्छा, फैन ऑफ कर दे, लेकिन ऑफ कर दे इसके बाद। हमारे पास टेबल का टैग होता है, ठीक है। टेबल के टैग के अंदर हमारे पास टी हेड है, ठीक है, टेबल का हेडर जो है, एंड देन वी हैव टी बॉडी, ठीक है, जो कि टेबल की बॉडी आ जाती है हमारे पास। हम जो भी काम करेंगे वो रो वाइज करेंगे, क्योंकि किसी भी टेबल में सबसे पहले एक रो होती है, तो हम टी आर लिखते हैं। टी आर का मतलब है टेबल की रो। तो अब मैं हेड के अंदर एक रो बना रही हूँ, यानी कि टेबल के हेडर के अंदर एक रो बना रही हूँ, उसमें मैं हेडिंग्स देना चाह रही हूँ, तो मैं लिखूंगी टी एच, टेबल हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल हेडिंग में आगे लिख देती हूँ नेम, ठीक है, लिख देती हूँ क्लास, सिमिलरली मैं लिख देती हूँ रोल नंबर, ठीक है, और मैं कह देती हूँ सब्जेक्ट। 4 हेडिंग्स मैंने दी हैं। ये आ गया नेम, क्लास, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब मैं टेबल की बॉडी में आ जाती हूँ। मुझे बॉडी के अंदर भी, अच्छा, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं जो रो नहीं बनाते। रो बनानी जरूरी होती है। सबसे पहले आप लोगों ने जब भी डाटा लिखना है, आपने एक रो बनानी है, टी आर लाजमी लिखना है, ओपन और क्लोज करना है। टेबल रो है, ये भी टेबल की रो थी। अब नेक्स्ट रो मैंने बनाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में मैं क्या काम करूंगी, जो मेरी नेक्स्ट रो आ गई, यानी कि इसके बाद जो आएगी रो, ये एक रो है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल आपको शो हो रही है। उसके बाद अब मुझे इसके अंदर डाटा देना है, तो मैं टेबल के डाटा लूंगी टी डी, ठीक है, क्योंकि मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, इट्स नॉट अ हेडिंग, ठीक है। नेम आ गया, नेम में आके यहाँ पे लिख देती हूँ जो भी एक्स वाई जी नेम है वो दे देंगे हम यहाँ पे। देन यहाँ पर हमारे पास टी डी में क्लास आ गई है, तो यहाँ पे क्लास लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेबल डाटा में रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट लिख देते हैं, टेबल डाटा साइंस, ठीक है। सेव कर देते हैं और तो ये देखिए नेम आ गया, क्लास, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। अच्छा, अब हम इसके आगे आके यहाँ पे टी डी डाल देती हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ भी लिख देती हूँ, जस्ट दैट आई हैव नॉट क्रिएटेड अनदर रो। तो वो क्या हो गया, डाटा उसी के आगे आ गया, ठीक है। तो इस वजह से अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे नेक्स्ट डाटा देना है तो मुझे क्या क्रिएट करना होगा, एक और रो क्रिएट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं आगे लिखूंगी टी आर अनदर रो, ठीक है। अब जो भी डाटा इसमें देना है, फॉर एग्जाम्पल रिपीटेडली मुझे यही 4 फील्ड्स देनी है, तो आप यहाँ पे आके दे दें। यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबीसी नेम दे दिया है, बीएस कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट रहने देते हैं, ये ठीक हो गया। इसी तरह जब आपको नई रो क्रिएट करनी होगी तो एक और टी आर बना लेंगे, ठीक है, टेबल की रो बना लेंगे। और ये टेबल रो के अंदर टेबल डाटा दे जा रही हूँ मैं। इस टेबल रो के अंदर मैं क्या दे रही थी, टेबल की हेडिंग। ये देखें, ये जो टेबल रो थी इसमें हमारे पास सबसे पहले टेबल डाटा आ रहा है, ठीक है, टी डी आ रहा है। और अगर मैं ऊपर आके रो की बात करूं तो इस रो के अंदर मैंने क्या दिया हुआ, टी एच, टेबल की हेडिंग। और जो हेडिंग्स है वो मैंने किस में रखी है, ये हेडिंग वाली रो पूरी मैंने टी हेड में रखी है, और ये जो टी डी वाली रो है टेबल डाटा वाली, वो सारी किस में रखी है, टेबल की बॉडी में रखी है, ठीक है। और मेन टैग जो है वो टेबल का है, जो ओपन और क्लोज हो रहा है। अभी आपके पास एक सिंपल टेबल है, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डिजाइन हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ कि ये फील्ड यहाँ पे, मतलब मैं चाह रही हूँ कि ये रोल नंबर मैं ना दूँ, रोल नंबर यहाँ पे मिसिंग हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको मिसिंग वैल्यू यहाँ पे देना चाहती हूँ। तो अगर आप यहाँ से रोल नंबर हटा देते हैं, अब आपके अकॉर्डिंग ठीक है, राइट, आपने नेम भी दिया, हाँ, क्लास भी दे दिया है, और रोल नंबर नहीं दिया और सब्जेक्ट दिया है, लेकिन होगा क्या, आउटपुट में ये रोल नंबर जाएगा नहीं, बल्कि रोल नंबर वाली जगह पे क्या फिट हो जाएगा, वो डाटा साइंस फिट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज कि आप चाह रहे हैं कि मिसिंग वैल्यू हो, तो आप टी डी लाजमी लिखेंगे। हाँ, टी डी में ये है कि आप कोई वैल्यू ना दें, तो वो उसकी पोजीशन ले लेगा, वहां पे टेबल डाटा ले लेगा, लाइक दिस। समझ आ गया। तो एक ब्लैंक टी डी देना मस्ट होता है यहाँ पे। फिर हमारे पास आ जाती है, खैर यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं, हमारे पास आ जाती है टेबल की स्टाइलिंग, ठीक है। तो स्टाइलिंग के लिए हमने यहाँ पे स्टाइल शीट बनाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। सबसे पहले इसको लिंक करवा लेते हैं, यहाँ पे हम आएंगे, स्टाइल शीट को लिंक करवाएंगे, ठीक है, index.css।
अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप डिज़ाइनिंग करते हो ना और आपने पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करनी है, लाइक आपने कंप्लीट वेबसाइट के लिए लेट्स से एक ही स्टाइल शीट बनाई है, ठीक है? तो बेटर ये होता है कि आप कमेंट्स के साथ मेंशन करते रहो। यहाँ पे कमेंट लिखा आपने, जैसे होम सेक्शन की स्टाइलिंग होगी, आपने यहाँ पे लिख दिया कि होम सेक्शन एंडेड। फिर नेक्स्ट स्टाइलिंग, ठीक है? तो याद रहेगा। हाँ, कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मेरी कौन सी स्टाइलिंग है, हाँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो कमेंट्स के साथ आप लोग साथ मेंशन करेंगे, वो जब आप सिंगल स्टाइल शीट में देखेंगे, जब वेबसाइट डिजाइन करेंगे, ठीक है? मैं आप लोग को एक वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगी भी, ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि साइट कैसे बनाते हैं, कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? एक एज अ वो रख के, ठीक है? तो फिर आप लोगों को मैं कुछ दूंगी टास्क, वो आप लोगों ने करने हैं, कोई इशू हो तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टेबल आ गया, ठीक है? अब टेबल के लिए मैं सबसे पहले आ जाती हूँ टेबल के ऊपर। अगर मैं आगे यहाँ पे कह देती हूँ टेबल को दे दो बॉर्डर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यार, ठीक है? ये टेबल का बॉर्डर आ गया। अब टेबल का ये पूरे का बॉर्डर आया, नहीं कि यहाँ पे हेडिंग्स और वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, तो अगर मुझे उसको भी बॉर्डर देना है तो मैं यहाँ पे कोमा ही लगाऊंगी। अच्छा, जब आपने सेम स्टाइलिंग करनी होती है तो आप साथ कोमा लगा के कर सकते हो कि तीनों पे सेम चीज अप्लाई कर दो। मैं कहूंगी यही बॉर्डर टेबल की हेडिंग पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है? या लेट से मैं यहाँ पे फिर सबसे पहले लिखती हूँ TR, टेबल की रो पे कर दो। जब मैं यहाँ पे TR लिखूंगी टेबल रो, तो ये रो पे अप्लाई नहीं होता। समझ आ रही है? क्योंकि वो रो को नहीं लेता, ठीक है, बॉर्डर देने के लिए। आप यहाँ पे लिखोगे टेबल की हेडिंग TH। जब आप टेबल की हेडिंग दोगे तो आइडेंटिफाई कर रहा है स्पेसिफिकली कि ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, तो वो उसको बॉर्डर दे देगा लाइक दिस, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी कोमा, मैं यहाँ पे लिखूंगी TD, टेबल के डाटा को भी बॉर्डर दे दो। ये टेबल के बॉर्डर मतलब डाटा को भी मिल गया, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ बॉर्डर, ठीक है? तो हमें अगर इसको अलाइन सेंटर मतलब लाइक सही तरीके से करना है, सेंटर नहीं, इसको सेपरेट सीएसएस भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसके बॉर्डर को करना है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स में मैं क्या करूंगी, कोलैप्स। तो वो क्या कर रहा है, बॉर्डर्स आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है? तो अब ये ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि ये जो टेबल की हेडिंग्स और ये चीजें, ठीक है, मुझे इसको कुछ पैडिंग देनी है, ठीक है? टेबल की हेडिंग को, टेबल के डाटा को, ताकि आपको थोड़ा सा तरीके से लगे। तो आप टेबल को पैडिंग यहाँ पे आके दे दें कि टेबल की हेडिंग और टेबल का जो डाटा है सिर्फ उसे मुझे देनी है पैडिंग, और पैडिंग मुझे 4 साइड से देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लेट से लिख देती हूँ 30 पिक्सल्स, ठीक हो गया? तो ये लेफ्ट, ये देखें, ये स्पेसिफिकली हेडिंग से लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम 4 साइड से पैडिंग ले रहा है, ठीक है? तो टेक्स्ट आपका सेंटर हो रहा है। मैंने आपको कौन सा बताया था कि पैडिंग यहाँ से लेता है, यानी कि उससे, और मार्जिन यहाँ से आपका वो करेगा। फिर आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल की विड्थ को फुल करना है, 100% करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं आके कहूंगी कि जो मेरा टेबल है स्पेसिफिकली उसकी विड्थ कितनी कर दो, 100%। अच्छा, तो ये 100% हो गया, ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये 100% में से समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा नेम जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, हमारी क्लास या रोल नंबर इतना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही होती। तो लेट्स से कि मेरे पास टोटल विड्थ जो है वो 100% है, तो मैं इस नेम को स्पेसिफिकली देना चाह रही हूँ कुछ विड्थ ना, जो कि स्पेसिफिकली है। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं नेम वाली जगह पे जाऊंगी, यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है, ये हेडिंग, आप यहीं पे TH में जाओगे, स्पेसिफिकली इस नाम को मुझे देनी है वो विड्थ। तो मैं यहाँ पे आके क्या कह दूंगी, मैं स्टाइल में आऊंगी, मैं उसको कहूंगी कि इसकी विड्थ जो है लेट से वो कर दो कि 50%। तो अब टोटल जो टेबल होगा उसमें से इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, नेम की, वो देखिए 50%, ठीक है? मजीद आप 60-70 जो भी देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये डाटा से आपको इस तरीके से मिला, और ये आपको मतलब ज्यादा इसकी विड्थ होगी नेम की, ठीक है? स्पेसिफिकली आप किसी भी कॉलम की कर सकते हैं, क्लास की करनी है, क्लास की भी विड्थ आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने वो विड्थ को भी एडजस्ट करिए। अब होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँ,
ठीक है, विजिबल है आपको? अच्छा। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि मैं चाह रही हूँ मैं इस टेबल के ऊपर, हम अभी तो हमने इसकी बेसिक सेटिंग की है ना, लाइक ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ मैं इसको आके ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए लिखा हुआ ना, ये हर एक, यानी कि ये अभी सेंटर्ड नहीं है, अगर आप देखें तो ये राइट अलाइंड है, और ये आपको सेंटर लग रहा है लेकिन एक्चुअल सेंटर्ड है नहीं, ठीक है। सिमिलरली ये 8 भी सेंटर्ड नहीं है, ये भी सेंटर्ड नहीं है, तो मुझे इसको टेक्स्ट को सेंटर करना है। तो मैं यहीं पे आके जिधर हमने टेबल की भी स्टाइलिंग की वैसे इधर मैं कह दूंगी कि टेक्स्ट लाइन। जी, क्यों लेट हैं आप दोनों? जी, हंसने की क्या बात है? टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो मेरे पास ये सेंटर हो गया, ठीक हो गया, टेक्स्ट सेंटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर हॉवर करना है। मैं कह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर हॉवर करूँ तो ये इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं यहाँ के लिख दूंगी टेबल, टेबल के आगे इसी तरीके से कॉलन हॉवर, जिस पर भी अप्लाई करना होता है हम इस तरीके से लिखते हैं, कॉलन और हॉवर। मैं कहूँगी टेबल के ऊपर जैसे ही हॉवर करूँ लेट से उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर मैं इसको कह देती हूँ कि ये हो जाए सी। तो अभी मैं इसके ऊपर लेके जा रही हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट फैमिली वगैरह वो चीज़ें आप इसके ऊपर हॉवर पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्पेसिफिकली वो चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, हॉवर के अलावा ये करना है कि मुझे इसके रोज के भी कलर्स को चेंज करना है और इसके कॉलम के कलर को चेंज करना है। हॉवर पे जब कर रहे हैं कॉलम पे, हाँ बिल्कुल। तो मुझे क्या करना है कि नहीं, जनरल हॉवर पे नहीं, मुझे जनरल उसके रोज और कॉलम्स को ठीक है करना है, कि मतलब मेरा ये जो रोज है ठीक है, इनका कलर और हो जाए और कॉलम्स का कलर हो सकता है, और मतलब सेपरेट हॉवर पे नहीं हो सकता, वो फिर आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वो हमने भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, वो आपको समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली जब आप वो चीजें पढ़ेंगी। हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर वो चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इसकी मैं एक और कॉलन ले लेती हूँ, ठीक है, कॉलन ही रो ले लेती हूँ। यहाँ पे एक और रो ले लिया। अच्छा, इसको फोर वो बनाने का मकसद क्या था कि ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, या 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हमारे पास होता है कि यूजुअली कि हमें भी पता है कि हमारे पास इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 के ऊपर डिविजिबल होते हैं, लाइक 2 4 6 8, जो 2 के टेबल पे आ रहे होते हैं या 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने रोज लेनी है, वो अगर हमने डाटा को उस तरीके से कलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लेते हैं टेबल रो, यानी कि टेबल की रो की अब बात हो रही है। आगे कॉलन लगा के हम लिखेंगे nth चाइल्ड, लाइक दिस, ठीक है। टेबल रो का nth चाइल्ड, ठीक है, यानी कि रो के अंदर जो उसके चाइल्ड है अगर तो वो इवन है, ये तो सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है, आप लिखेंगे टेबल रो के अंदर nth चाइल्ड इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर ये दे दो। लेट्स से मैंने उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, कुछ और कर लेते हैं, कॉर्डल कर लेते हैं, ये अच्छा, 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 2 सिर्फ और सिर्फ क्या है, इवन है। तो जो सेकंड पे रो आ रही थी, यानी कि सेकंड 0 भी आपका इवन नंबर नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 था उसने उसको बैकग्राउंड कर दे दिया और 3 को उसने नहीं दिया। अब इसी को अगर मैं रिवर्स कर लूँ, मैं यहाँ पे आके इवन के बजाय दे दूं ऑड, तो जो ऑड रोज होंगी वो कलर्ड हो जाएंगी और इवन नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका है, ठीक है, कि आपने इसको कलर देना है। अब स्पेसिफिकली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स से मैंने कहा कि ये वाला जो फर्स्ट वाला उसका कॉलम है हेडर वाला, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो जिसका आप स्पेसिफिकली चेंज करना चाहते हैं आप जा सकते हैं उस रो के ऊपर। लाइक मुझे यहाँ पे ये हेडर वाली रो है ना, नहीं ऊपर है हेडर वाली, ये रही ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है स्पेसिफिकली, तो मैं यहाँ पे आके स्टाइल में दे सकती हूँ बैकग्राउंड कलर जो भी आपने देना है, लेट्स से ब्लैक देना है। और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट के कलर के लिए क्या होता है, कलर वाइट। तो टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपको इस तरीके से शो हो रहा है। अभी
यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अब आपने एक चीज देखी है कि मेरे पास ना फिल वक्त के लिए ये जो ए बी सी है ये आपको वाइट नजर आ रहा है, बिकॉज कोई कलर भी इसके ऊपर अप्लाइड नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैं हॉवर इसके ऊपर लेके जा रही हूँ ना, आप देखेंगे कि हॉवर के ऊपर सिर्फ यही चेंज हो रहा है एबीसी का। मतलब हॉवर उसी चीज पे एप्लीकेबल होगा जिस चीज के ऊपर आपकी आपने रो और कॉलम को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ। जिस भी चीज को आप बैकग्राउंड कलर दे देते हो उसके ऊपर हॉवर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैंने रोज के साथ बता दिया आपको कि रोज के साथ वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे कॉलन के साथ करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं फिर वक्त इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने जनरल बताने का करा और इसको भी हटा देते हैं, टेबल रो की एंड चाइल्ड को कमेंट कर देते हैं। फिर वक्त मेरा नॉर्मल जैसे टेबल था वो ठीक हो गया, ऐसे शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर कॉलन के डाटा मतलब कॉलन के कलर को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कॉलन के कलर को चेंज करने के लिए आप लोग लगाते हो, आप लोग टेबल में आते हैं, टेबल के अंदर हेडर से पहले आप लिखोगे, जैसे ही टेबल के टैग देते हो यू विल मेंशन कॉलन ग्रुप, ये आ गया कॉलन ग्रुप, ठीक है। कॉल ग्रुप जिसको बोलते हैं, इसके अंदर आपके पास रहता है कॉलन, ठीक हो गया। अब आपके पास ये कॉलन है, आप कॉलन में दे दोगे स्पेन एंड देन यू विल मेंशन स्टाइल। लेट से मैंने इसको कहा कि इसके बैकग्राउंड कलर को कर दो ये एक्वामेरिन, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे स्पेन कुछ भी मेंशन नहीं है, स्पेन मेंशन नहीं किया अब आपने। आप यहाँ पे आओगे, ये आपके सिर्फ पहले कॉलम को कलर कर रहा है। वजह क्या होती है, आपने बेशक स्पेन को मेंशन नहीं किया, लेकिन स्पेन अगर आपने मेंशन नहीं किया हुआ, आपने पीछे कॉलन लगाया, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वो वन लेगा, स्पेन क्या लेगा, वन लेगा, क्योंकि कॉलन तो लगा हुआ है ना, कॉलन के टैग है, इसका मतलब है कि कॉलन है ही, ठीक है। यानी कि वन तो कॉलन आपने लगाया हुआ है तो वो वन कॉलन ले लेगा। स्पेन वन नहीं होता है उसका बाय डिफॉल्ट। अगर मैं चाह रही हूँ ये स्पेन किस पर्पस के लिए, अगर मैं चाह रही हूँ कि वो वन से ज्यादा ले कॉलम्स, तो स्पेन वहां काम करता है। लेट से मैंने कहा कि वो दो या तीन कॉलम्स को कलर कर दे, तो मैं यहाँ पे दूंगी टू। अब मैंने टू दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट दो ले लेगा, वन एंड टू, समझ आ गया। तो उसने दोनों कॉलम्स को कलर कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके लगा लेती हूँ कि कॉलन का नेक्स्ट मैंने कॉलन दे दिया, ठीक है, और इसको भी मैं दे देती हूँ स्पेन, लेट से मैं दे देती हूँ वन, ठीक है। और मैं स्टाइल में आके इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, दे देते हैं, ये दे देते हैं, ठीक हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। अब मुझे बताएं कि आपके नजदीक ये जो मैंने स्पेन वन दिया ये किसको कलर देगा, किस कॉलम को देगा, पहले वाले को देगा। कितने लोग कह रहे हैं तीसरे को देगा, अच्छा एक ही कह रहा है, और कितने लोग कह रहे हैं पहले को देगा, अच्छा, और जो नहीं कुछ भी कह रहे हैं उनका क्या है। अच्छा, इसको देख लेते हैं किसको देगा, ये तीसरे को देगा, ठीक है। वजह क्या है, ये तीसरे को इसलिए देगा क्योंकि दो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, दो को पहले वो दे चुका है कलर, ठीक है। तो वो तीसरे को कलर दे देगा, समझ आ गई, वो थर्ड वन को दे रहा है। अच्छा, अब आपने अगर यहाँ पे आके कहा हुआ है ना कि आपने इसको दिया हुआ है स्पेन वन का, तो ये आके ऐसे ले लेगा, ये वन इसको मिल गया, वन इसको मिल गया। अब होता क्या है कि जब आपने यहाँ पे स्पेन वन दे दिया, ठीक है, तो जब आप वन दे देते हो स्पेन, इसका मतलब है इसकी कहानी खत्म हो गई है, आप समझ आ गई है, इसकी कहानी खत्म हो गई है। जब आपने एक दफा वन दे दिया, इट मींस कि आप नेक्स्ट टाइम जब वो काउंटिंग करेगा वो इस वाले कॉलम को कंसीडर नहीं करेगा, उसके लिए टेबल यहाँ से शुरू होगा दोबारा। तो जब मैंने फर्स्ट पे दे दिया वन, ठीक है, स्पेन वन, तो वो क्या करेगा, वो इस कॉलम को ले लेगा, जो भी इस पे स्टाइल अप्लाई करना है उसने कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको स्पेन दूंगी ना, अगर मैंने यहाँ पे इसको स्पेन आके कह दिया टू या थ्री फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी दिया था कि मैंने कहा लेट से यहाँ पे मैं आके दे देती हूँ टू, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि स्पेन टू है तो ये यहाँ से शुरू करेगा, नहीं, वो एक दफा उसको कलर दे चुका है, ये यहाँ से स्पेन शुरू करेगा, नेक्स्ट वन और टू ये वाले दो कॉलम्स ले लेगा, समझ आ गई। अच्छा, अब मुझे बताएं आप लोग ये कि अगर मैंने इस वाले कॉलम को कलर नहीं देना, रोल नंबर को सब्जेक्ट को देना है, तो मैं क्या करूं, थ्री बैन करें जी, एक मिनट, पहले तो मैं इसको हटा लूँ ना, मुझे रोल नंबर को भी कलर नहीं देना। रोल नंबर और सब्जेक्ट मेरे पास दो कॉलम्स हैं, ठीक है।
तो मुझे सबसे सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ये बात बता दें आप लोग कि यहाँ पर एक कॉलन लगेगा या दो कॉलम्स लगेंगे। पहला क्वेश्चन तो मेरा इसका आंसर करना, एक कॉलन लगेगा या दो कॉलम्स लगेंगे। एक क्वेश्चन की नहीं समझ आएगी। क्वेश्चन की मैं समझाती हूँ, देखें नेम मैंने दे दिया, ठीक है, उसको कलर दे दिया स्टाइल वन दे के, वो हो गया आपका। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मैंने दोबारा क्लास को वन दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी जब मैंने नेम को दे दिया तो वो सिस्टम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वहां से काउंट करेगा क्लास से, उसको भी मैंने कलर दे दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो रोल नंबर वाला कॉलम है, ठीक है, रोल नंबर वाला कॉलम है, उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई ना हो, जैसे वो भी है ना एज इट इज हो, ठीक है। और जो सब्जेक्ट वाला कलर है उसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि पहले तो मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पे क्योंकि कॉलम्स कितने हैं, दो, यहाँ पे दो कॉलम्स लगेंगे या एक कॉलम लगेगा, पहले तो ये बताएं। एक कॉलम लगेगा, कितने लोग कह रहे हैं कि एक कॉलम लगेगा, राय सबने देनी है अपनी, ठीक है। एक कॉलम लगेगा, आप भी कह रहे हैं एक, और आप भी, बासिल पिछले वाले तीन बंदे कह रहे हैं कि एक कॉलम लगेगा। बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं कि दो कॉलम्स लगेंगे। जी, दाऊद और हमजा, आप लोग क्या कह रहे हैं। यही तो बात है ना, देखिए यहीं से तो समझ समझ आती ना, पूरा समझ नहीं समझ आ रही। ये देखें, ये मेरे पास फोर कॉलम्स थे, चार कॉलम समझ में आ रही है, ठीक है। इसको स्पेन दे दिया मैंने वन, मतलब कॉलम में स्पेन वन दे दिया, ठीक है। इस बात का मतलब है, स्पेन वन का क्या मतलब होता है कि वो एक कॉलम ले लेगा, ठीक है। तो उसने ये कॉलम ले लिया, अब इसमें जो भी मैं स्टाइल अप्लाई करूं डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट दफा मैंने क्या किया, मैंने ये कॉलम ले लिया, ठीक है। मैंने इस कॉलम को भी स्पेन क्या दिया, वन, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया, इसके भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इस पे भी अप्लाई हो गया, इस पे भी अप्लाई हो गया, दोनों को मैंने स्पेन वन वन दिया था। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब इसको मैंने स्पेन वन दे दिया है तो इसका मतलब है कि ये अब आपके डाटा से बाहर हो गया, नेक्स्ट टाइम जब मैं स्पेन दूंगी तो वो यहाँ से आपका डाटा स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज कह रही हूँ कि मेरे पास ये दो कॉलम्स बच गए हैं, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, ये दो कॉलम्स मेरे पास बच गए हैं, इसको मुझे कोई स्टाइल नहीं देना, इसको मुझे स्टाइल देना है। तो क्या इसके लिए दो कॉलम्स लगेंगे या एक कॉलम लगेगा, दो लगेंगे। जी दाऊद, क्या लगेंगे, दो या एक। दो दो। जी वासिल, मैम दो लगेंगे, पहले अभी हम कहते हैं एक लगेगा, ये वो दो लगेंगे। आप मुझे बताएं, मेरी क्वेश्चन समझ आने के बाद कितने लोग कह रहे हैं दो लगेंगे। नहीं, दो लगेंगे, मैं कहता हूं दो लगेंगे, दो लगेंगे। अली क्या कह रहा है, दो लगेंगे। जी अनस, एक लगेगा। बासिल दो। जी आप एक, दो, 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 दो कॉलम्स लगेंगे क्लास, ठीक है। ये आ गया कॉलम, ये आ गया कॉलम। अब मुझे कोई जस्टिफिकेशन देगा कि दो कॉलम क्यों लगाए हैं, कौन एक्सप्लेन करेगा दो कॉलम्स लिखने की वजह। जी हमजा। मैम क्योंकि हमने इसको रोल नंबर वाले जो है कॉलम, इसको हमने कुछ कलर नहीं देना ना, कुछ भी नहीं देना, तो अगर हम एक कॉलम लगाएंगे तो वो दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, लाजमी सी बात, जो भी हम कलर देंगे वो दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, रोल नंबर वाले कॉलम में हम कोई कलर नहीं देंगे तो उसको नहीं देगा। देखें यही इसकी लॉजिक है, देखें अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं दोनों को कलर दूं तो वो तो मैं स्पेन जब टू लिखूंगी तो दोनों के दोनों कलर हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कि मैंने कोई कहा हो कि स्पेन टू दिया तो एक पे कलर अप्लाई हो गया और दूसरे पे नहीं हुआ हो, ठीक है। तो दोनों के दोनों के ऊपर जो है ना वो कलर अप्लाई हो रहे हैं, पहली बात तो ये, इस वजह से मैंने क्या काम किया, उसको स्पेन टू नहीं दे सकती क्योंकि वो दोनों पे एप्लीकेबल होगा। अब अलग अलग करने हैं तो मुझे स्पेन क्या लेना पड़ेगा, वन वन लेना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ क्या ले लेंगे, स्पेन वन। सिमिलरली यहाँ क्या ले लेंगे, स्पेन वन। अब उस ऊपर वाले को क्योंकि कुछ भी नहीं देना तो इट मीन्स कि उसको देने की कलर जरूरत है ही नहीं, बैकग्राउंड, इसको कलर देना है तो उसको बैकग्राउंड कलर आके यहाँ पे दे देंगे कि स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो भी आपने देना है एक्स वाई जी भी इसकी दे दें। ये हो गया, समझ आई। अब आपके पास ये है, जैसे मैं अब हॉवर जिस पे मैं कर रही हूँ किस पे एप्लीकेबल है, रोल नंबर पे, समझ आ गया। अब अगर अच्छा यहाँ पे कॉलम्स है, मैं अगर यहाँ पे कॉलम के साथ साथ ये nth चाइल्ड हटा देती हूँ, अब क्या होगा, अब जो ऑड वाली रोज हैं वो भी आएंगी।
समझ आइए। तो जहाँ पे रो एप्लीकेबल होती है, कॉलन एप्लीकेबल होती है, वहां पे रो पहले आ जाती है, कॉलन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ओवरराइड नहीं होता, ठीक है, रो के ऊपर। तो ये आपके पास इस तरह, अब ये आपके पास रो एंड कॉलन डिजाइन है। अब जब आप ऐसे करेंगे सिर्फ इसके ऊपर आपका होवर आ रहा है, क्योंकि ये सेल बाकी है। और अगेन मैंने आपको जो फर्स्ट कॉलन बताया था कि हेडर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है। फिर बॉर्डर के ऊपर भी होता है कि आपने बॉर्डर का जो है ना, वो बॉर्डर क्या रखना है। तो ये बॉर्डर रेडियस से होता है। लेट से मैंने 50 पिक्सल दे दी। जब आप दे देंगे तो ये हमजा, ठीक है, ये आपका बॉर्डर रेडियस आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा, एक और ये हम लोगों ने टेबल की रिलेटेड चीजें देखी, आप लोगों ने एप्लीकेबल अभी जो है ना अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज जो है ना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम लोग उसके ऊपर नहीं गए। आपने ये देखा है कि हमने जो भी चीज अप्लाई की, मैं इस टेबल को उठा देती हूँ, ठीक है। आपने देखा कि हमने जो भी चीज इवन मैंने अभी भी अप्लाई की है ना इस टेबल के ऊपर, वो टैग्स के थ्रू की है, मतलब टैग के नाम लिखे हैं, टैग के नाम लिखे, टैग के नाम लिखे, ठीक है। व्हाट इफ मेरे पास जो है वो दो टेबल्स आ गए एक पेज के अंदर, हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, एक पेज में दो टेबल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वो दो टेबल्स को अलग अलग डिजाइनिंग देना चाह रही हूँ, और मैंने यहाँ पे टैग का नेम यूज किया है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरी दोनों चीजें ओवरराइड हो जाएंगी, बिल्कुल। अब दोनों टेबल्स के ऊपर वो चीज सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, मेरे पास एक टेबल के अंदर लेट से टेबल नहीं, वेट, यहाँ पे मेरे पास एक पेज के अंदर दो हेडिंग्स थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 में मेरे पास यहाँ पे कुछ भी, मैं हेडिंग लिख देती हूँ अभी, लेकिन कुछ XYZ डाटा पड़ा हुआ था, ठीक है। कुछ हेडिंग मैंने रिलेटेड देनी थी, मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ पे कुछ और हेडिंग थी। लेट्स से ये मेरा हेडर है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे हेडर में मैंने कोई हेडिंग लिखी है, और ये मेरा फुटर में है। अच्छा, अब ये मेरा हेडर है एक्चुअल, ये मेरा फुटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस दोनों हेडिंग्स की कलर को मुझे चेंज चाहिए। अब मैंने अगर टैग का नाम लिखा जो अभी तक हम कर रहे हैं, विच इज H1, ठीक है। मैं यहाँ आती हूँ, मैं यहाँ पे आके अगर लिख लेती हूँ H1, यहाँ पे आके कह देती हूँ कलर रेड, ठीक हो गया, सेव कर देती हूँ। होगा क्या, ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने टैग का नेम ले लिया, तो टैग का नेम जो है ना वो सब पे अप्लाई हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल। जब भी हम पेज की डिजाइनिंग करते हैं, तो हमारे पास हर एक हेडिंग डिफरेंट तरीके से शो हो रही होती है, बटन्स डिफरेंट कलर्स में शो हो रहे होते हैं, लाइक ऑल दो हर, जब आप प्रोफेशनल वे में जाएंगे ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली बटन्स एक ही सेंटेंस में, मतलब जिस तरह से चल रही होती है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि वही जोन चलता रहता है, लेकिन फिर भी हमें स्टाइलिंग चेंज करनी होती है हर एक चीज की, सेम नहीं तो हम टैग्स को यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर आपने हर एक की स्टाइलिंग डिफरेंट करनी है, ठीक है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होता है क्लासेस और आईडीज का, ठीक है। तो क्लासेस और आईडीज जो होती है, यानी कि क्लास और आईडी जो होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखें, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कि जनरल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर आप उसमें भी आप आईडी का कॉन्सेप्ट को देखें ना, ठीक है, जो कि बैकएंड की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो आईडी में हमेशा आईडी को बोला जाता है यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर का क्या मतलब होता है, यूनिक आइडेंटिटी। हमारी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, मुझे कोई बोलता है कि अपनी आइडेंटिटी बताओ, तो पाकिस्तान में रहते हुए मेरे पास यूनिक आइडेंटिटी है मेरा शनाख्ती कार्ड, विच इज माई CNIC, ठीक है। जिसको भी मैं बंदा CNIC नंबर बता रही हूँ, मेरा CNIC नंबर मेरा ही है, किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है, आप में से किसी का भी, तो वो यूनिक है, यानी कि वो ऐसी वैल्यू है जो कि रेप्लीकेट नहीं हो रही है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू, ठीक है, यूनिक है वो वैल्यू, वो वैल्यू किसी और को असाइन नहीं हो सकती। तो आईडी आपकी यूनिक आइडेंटिफायर होता है, सेम नेम के साथ आप आईडीज नहीं बनाते हो, ठीक है। आईडी यूनिक है, अगर आपने एक आईडी का नाम रख दिया ABC, तो दूसरी आईडी का नाम आप ABC नहीं रखोगे, ठीक है। जबकि क्लासेस के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्लासेस आइडेंटिकल हो सकती है, सेम हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक आईडी जो है वो किसी को असाइन की है, लाइक ABC, तो मैं दूसरे को वो क्लास आईडी नहीं, सॉरी क्लास, ठीक है, एक को क्लास मैंने असाइन की ABC, तो मैं दूसरे को क्लास ABC असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्लासेस और आईडीज में यही डिफरेंस होता है। जहां पर भी आप लोग चले जाएंगे, आपसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है आईडी क्लासेस में डिफरेंस किया, तो
मेन डिफरेंस आपका यही है जो कि आप मतलब बताओगे कि आईडी यूनिक आइडेंटिफायर होती है, सेम नेम के साथ नहीं हो सकती, क्लासेस सेम नेम की हो सकती हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको जावास्क्रिप्ट में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है कि वो आईडीज और क्लासेस क्यों हमारी वो चीजें हैं, ठीक है। फिल वक्त के लिए इनमें ये डिफरेंस है। ऑल्दो अगर मैं आपको अभी चीज एक्सप्लेन करूंगी तो आपको कोई डिफरेंस भी नजर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंस ही है। डिफरेंस क्यों नहीं नजर आएगा? अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं फॉर एग्जाम्पल और मैंने ऊपर एक चीज को आईडी दी हुई है, ठीक है, और नीचे मैंने इसको क्लास दे दिया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं आके क्लास दे देती हूँ, ठीक है। अब आईडी और क्लासेस दोनों काम क्या करती हैं? दोनों यूज होती हैं स्टाइलिंग के लिए। आप या तो अपने पेज में आईडी यूज कर सकते हो या क्लास के थ्रू स्टाइलिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप क्लास यूज कर रहे हो आईडी या दोनों यूज कर रहे हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे आके आईडी दे दी, लेट से मैंने इसको आईडी दे दी कि ये मेरी हेड है आईडी, ठीक है, और ये मेरा फुटर है तो मैं इसको कह देती हूँ फुट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हेडिंग मतलब इसको क्लास ये दे दी। अब ऊपर आईडी है नीचे क्लास है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर एक और क्या होगा, आईडी को हम जो है ना आईडी को सिलेक्ट करने के लिए आईडी सिलेक्टर जो होता है उसके साथ हम जब उसको कॉल करते हैं तो हैश लगाते हैं, आईडी के साथ हमेशा हैश यूज करेंगे नाम के साथ, और क्लास के साथ डॉट। तो आईडी हैश और डॉट क्लास के साथ यूज होता है। अब यहाँ पे हैश है, इट मीन्स आईडी है तो आईडी हैश लगेगा, हैश हेड हम लिखेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे आके अब मैं टैग का नाम नहीं लिखूंगी बल्कि अब मैं क्या लिखूंगी, आईडी का नेम लिखूंगी। आईडी का नाम क्या है? हेड, हेड, ठीक है, आईडी का नाम है हेड। और मैंने आपको भी बताया कि इसके साथ हैश लगता है तो इसका मतलब है कि पहले हम क्या लगाएंगे, हैश, हैश लगाएंगे आईडी के नाम के साथ और फिर आईडी का नाम दे देंगे और इंडेंट सेमीकोलन। अब जब मैं जो स्टाइल अप्लाई करूंगी बजाय ये देने के, अब मैं आगे यहाँ पे लिख देती हूँ कलर ब्राउन और इसको सेव कर लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि क्या चीज जो है अब ये दोनों पे अप्लाई नहीं होगा बल्कि सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, स्पेसिफिकली उसी एलिमेंट के ऊपर, उसी टैग के ऊपर जिसके ऊपर मैं जो स्टाइल देना चाह रही हूँ सिर्फ उसी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और यही चीज मुझे नीचे अप्लाई करनी है तो मैं आईडी के साथ भी कर सकती थी, मैं नीचे भी आईडी देती और उसको हैश के साथ कॉल कर सकती थी, लेकिन क्लास को कौन सा बता रही हूँ कि क्लास क्लास के केस में डॉट लगता है तो हम लगाएंगे डॉट फुट। यहाँ मैं आऊंगी डॉट, ठीक है, और यहाँ पे मैं आके इसको दे दूंगी कलर जो भी देना है आपने, एक्वा दे दें, सेव कर दें। अब क्या होगा, जो फुट वाली क्लास है जो कि इसके ऊपर मैंने इसको दी हुई थी उसके ऊपर वो कलर अप्लाई हो गया। तो मतलब काम दोनों का सेम ही है, स्टाइल जो है ना वो दोनों अप्लाई करें। अच्छा, और एक मजे की और भी चीज है कि हम जो है वो एक टैग को आईडी भी दे सकते हैं और क्लास भी दे सकते हैं, समझ आ गया? यानी कि मैं एक चीज को आईडी भी दे सकती हूँ और क्लास भी दे सकती हूँ, दोनों दे सकती हूँ। व्हाट इफ मैंने इन दोनों को आईडी भी दे दी होती और मैंने क्लास भी, मैंने इस टैग को और मैंने वहां पे स्टाइलिंग दोनों की हुई है, नजर आ रहा है ना? नीचे कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे आईडी भी दे दी, यहाँ पे क्लास भी दे दी, वहां दोनों कलर्स अप्लाई हुए हैं। तो आपके नजदीक क्या होगा, आईडी अप्लाई होगी या क्लास? आईडी दोनों कैसे एक चीज पे अप्लाई हो सकते हैं? आईडी अप्लाई होगी क्योंकि आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो आईडी यूनिक आइडेंटिफायर, तो जब आप आईडी और क्लास देते हो क्योंकि क्लास सेम नेम से और भी हो सकती है तो वो आईडी को लेगा कि आईडी यूनिक होगी तो वो आईडी को कलर दे देगा, ठीक है। तो आप और आप ऐसा कर सकते हो कि आईडी और क्लास दोनों दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आईडी भी दे दी, यहाँ पे मैंने क्लास जो है वो भी अप्लाई कर दी है। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पे दोनों को सेम स्टाइल चाहिए ना, मतलब मुझे यही चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लास फुट लिया, सेम नेम की क्लास दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगी यहाँ पे भी क्लास फुट दे दूंगी। अब जिस जिसको मैंने सेम क्लास दी हुई है वो सब पे अप्लाई होगा, समझ आ गया? तो लेकिन आपको ये पता चल गया कि आइडियल क्लासेस के थ्रू हम लोग टैग्स के नेम को यूज करके स्टाइलिंग नहीं करते, तो आप जब भी स्टाइल करोगे अब से तो आपने क्लासेस और आईडी के थ्रू सारी स्टाइलिंग करनी है, ठीक हो गया? तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आईडी और क्लासेस हम इसलिए यूज करते हैं। अच्छा, हमने पोजीशनिंग भी डिस्कस की है, हमने आईडी क्लासेस बेसिक मार्जिन पैडिंग भी डिस्कस किया, ठीक है। हमने बाकी जो साथ साथ सीएसएस थी वो सारी कवर की है जो अभी तक हम लोगों ने किया है। हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने सबने टाइमली आना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम फ्लेक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लेक्स के थ्रू हम बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं यूजिंग एचटीएमएल, ठीक है। और फ्लेक्स आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एचटीएमएल 5 में, सीएसएस में, सॉरी, ठीक है, सीएसएस में।
अगर मैं पहले बात करूँ, हम CSS3 को यूज करेंगे। अगर मैं प्रीवियस बात करूँ तो ये अभी एडवांस है, यानी कि फ्लेक्स और ग्रिड का कॉन्सेप्ट अभी आया है, पहले नहीं था। ठीक है, पहले हम इसके थ्रू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना सकते थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम फॉर्म को डिस्कस करेंगे और हम फॉर्म को रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, ठीक है, यूजिंग फ्लेक्स। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज यूज की हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब होता है कि फ्लेक्स से डाटा रो में आ जाता है और गैप उसका गैप दे देता है, लेकिन उसकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एज एन एग्जांपल दूं, अभी तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन आप लोगों ने घर से ये चीज रीड करके आनी है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें हेल्प आउट मतलब आपको ना मिल जाएंगी। अ कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्स बॉक्स, आप ये लिखेंगे, अ कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, और ये वाली तो नहीं, ये वाली है csstricks.com। ठीक है, ये लिंक मैं बेशक आपको भेज दूंगी, ये कंप्लीट गाइड। अगर आप इसमें आए ना तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ये चीज आपने देख के आनी है घर से। आपको ये देखें, आप वो बता रहा है कि कंटेनर क्या चीज होती है, हमें भी पता है कंटेनर क्या होता है। डिफ कंटेनर है, H1 कंटेनर एलिमेंट है, हमें पता है कंटेनर एलिमेंट क्या है, जो कंटेनर्स हैं आपके। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं वो, तो वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ कंटेनर्स बने हुए हैं जो कि ये हैं। ठीक है, अब वो बता रहा है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पेरेंट फ्लेक्स कंटेनर की। जब आप पेरेंट, उसने क्यों यहाँ पे बोला है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 एंकर टैग्स दिए हुए हैं ना, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एक टैग को उठा के क्या कर देंगे, लिख देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। वो चीज अप्लाई नहीं होती। जब आप ए के ऊपर अप्लाई कर दोगे ना डिस्प्ले फ्लैग्स, वो अप्लाई नहीं होता। आप क्या काम करोगे, आप उस ए को बंद करोगे एक डिव में, एक पेरेंट में, और उस डिव को करोगे फ्लैक्स। तो वो डिव के अंदर जो जो जितने भी एलिमेंट्स पड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स हो जाएंगे। अगर मैं अब आपको यहाँ आके ये एक्सप्लेन करके बताऊं, ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने आके कैंकर टैग दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट्स से होम, यहाँ पे मैंने आके लिख दिया अबाउट। ठीक है, ये आ गया। मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, आपको एंकर टैग मिल जाएंगे, ये मिल गए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो खैर ये ऑलरेडी जो है ना वो फ्लेक्स्ड है। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्लेक्स ना होते, मतलब चले मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई और टैग दे देते हैं जो कि पेरेंट ना हो, लाइक पी का दे देते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, अच्छा सेव कर लेते हैं, ये आ गए। ठीक हो गया, दोनों पैराग्राफ्स आ गए। अब मुझे बताएं कि अगर आप आके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये पी के ऊपर आते हैं और आके कर देते हैं कि पी डिस्प्ले फ्लैग्स, दिस इज रॉन्ग। वैसे ये पैराग्राफ तो अपने अंदर अपनी, जी जी बोले, ये अप्लाई तो नहीं होगा ना, ये होगा ही नहीं, होगा ना अप्लाई, आपने जिस तरह किया है वही तो डिस्प्ले फ्लैग तक नहीं होगा ना अप्लाई पैराग्राफ में, होगा, होगा अप्लाई, बताती हूँ किस तरह होगा। ठीक है, अब ये देखें, अब आपने क्या किया है कि ये पैराग्राफ्स दे दिए। ठीक है, आपने इनको क्या करवा दिया, डिस्प्ले फ्लैग्स, लेकिन ये नहीं आ रहे। ठीक है, वजह क्या है, अच्छा अगर मैं इसको आके पी को कम भी कर दूं, लाइक मैं कह देती हूँ कि पी की बिट्स को कम कर दो, लाइक बिट्स जो है 50% कर दो, 30% कर दो, अब पी की बिट्स कम होगी है, इतनी इतनी होगी ना। अब तो वो एक रो में एडजस्ट हो सकते थे, लेकिन स्टिल वो नहीं हुए क्योंकि आपने पी को दिया हुआ है फ्लेक्स। तो पैराग्राफ तो वैसे ही फ्लेक्स है। अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो वो तो वैसे भी अपनी रो में आ रहा है। पैराग्राफ तो मैं चाह रही हूँ वो दोनों अपनी रो में आए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उन दोनों को बंद करोगे एक डिव में, जो कि आपका पेरेंट एलिमेंट है। ठीक है, आप उठाओगे इसको, ये आपका पेरेंट एलिमेंट बन जाएगा। आप यहाँ पे आओगे, इसको यहाँ क्लोज करेंगे। ठीक है, ये डिव को, और बजाय, अच्छा मैं अब आके इसको ये कर दूं, अभी इससे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आती हूँ, मैं आके इस डिव को जब लिखूंगी, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिव डिस्प्ले फ्लैक्स, तो जो भी डिव में डाटा पड़ा होगा वो सबको एक रो में कर देगा। अभी आपका एक रो में होगा, समझ आई। तो हमेशा पेरेंट एलिमेंट का ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप उस टैग पे अप्लाई करो तो टैग तो इटसेल्फ वैसे ही एक लाइन पे होता है, कभी भी वो लाइन के अलावा नहीं होता। आप उसको कंटेनर्स में डालते हो, तो कंटेनर्स में डाल के फिर आप उस कंटेनर को कहते हो कि वो फ्लैक्स कर दे, तो जो भी कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो उसको फ्लैक्स कर देता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। अब फ्लैक्स जरूरी नहीं है कि आपका रो में ही हो,
फ्लेक्स आपका कॉलम के साथ भी काम करता है, लेकिन ये एट अ टाइम या तो रो के साथ काम करेगा या कॉलम के साथ, यानी कि या तो मैं इसको फिल वक्त रो में लिख सकती हूँ, यानी कि या तो मैं इसको इस तरीके से रो में लिख सकती हूँ, या मैं इसको अभी कॉलम में लिख सकती हूँ। एक ही चीज लिख सकती हूँ अभी एट अ टाइम, या रो या कॉलम। लेकिन ग्रिड में क्या होता है, मैं एट अ टाइम रो में भी लिख सकती हूँ और कॉलम में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वो भी हम आगे बाद में देखेंगे कौन सा, फिल वक्त हम उस पर नहीं जा रहे। फिल वक्त के लिए भी याद रखें कि आप अभी रो में या लिखेंगे या कॉलम में। तो अगर आपको इसको इस डाटा को कॉलम में लिखना है तो आप यहाँ पे आके लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट ये रो में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन लिखेंगे। अब रो में तो वैसे भी है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको उसको डाटा को कॉलम में करना है तो आप क्या लिखेंगे, कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन। तो ये डाटा कॉलन में हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, कॉलन। तो आपने ये देखा कि फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है चार। रो, ये आपकी रो है, समझ आ गई। कॉलन, ये आपका कॉलन है। फिर आपके पास एक चीज आती है रो रिवर्स, ये उल्टा कर देती है। कॉलन रिवर्स, ये उल्टा कर देती है। हम आगे देखेंगे कि रो रिवर्स कॉलन रिवर्स कैसे काम कर, उसके उसको डिफरेंट कर देगी, यानी कि रिवर्स कर देती है। फ्लैक्स रैप होता है, फ्लैक्स रैप के अंदर आपके डाटा को मतलब एक ही लाइन के अंदर कर देता है फ्लैक्स रैप, ठीक है। अगर आप नो रैप तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आपने देखनी है, बस गो थ्रू करना है, आगे इसको देखेंगे। फिर फ्लैक्स फ्लो जो है उन्होंने साथ साथ बताया हुआ भी है कि फ्लो क्या करता है, ये क्या चीज करता है। ये जस्टिफाई कंटेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जस्टिफाई कंटेंट ये बहुत ज्यादा यूज भी होता है, ठीक है। हम आगे इसको नेक्स्ट में यूज भी करें। जस्टिफाई कंटेंट आपको अक्सर पता है कि आपको अलाइनमेंट करनी पड़ती है, या डाटा को लेफ्ट पे रखना पड़ता है, या राइट पे, या सेंटर में, या उसके दरम्यान में स्पेस देनी पड़ती है। तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट यूज होता है। अगर आपको डाटा को यहाँ पे करना है लेफ्ट पे, तो आप लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट। अगर आपने एंड करना है आप लिखोगे फ्लैक्स एंड। सेंटर करना है तो आप लिखोगे सेंटर। फिर स्पेस देनी है, स्पेस बिटवीन, स्पेस, अच्छा स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली, इनमें डिफरेंस क्या होता है। स्पेस बिटवीन ना पूरी रो के अंदर इक्वल स्पेस दे देता है, ठीक है। जो स्पेस अराउंड होता है वो लेफ्ट और राइट से काफी ज्यादा स्पेस दे देता है और फिर उसको अराउंड करता है। और इवनली क्या करता है, मजीद स्पेस लेफ्ट और राइट से ज्यादा ले लेता है, ठीक है, ज्यादा इवनली स्पेस लेता है। फिर आपके पास आ जाता है, ये उन्होंने बताया अभी ये नीचे उसकी सारी, ये आपने रीड करना है। अलाइन आइटम्स क्या होता है, आपके पास एक बॉक्स है वो टॉप पे पड़ा हुआ है, आपने उसको ये देखें तो आप फ्लेक्स स्टार्ट करोगे, ये वैसे ही है जैसे आप करोगे टॉप मिडल एंड सेंटर, ठीक है, किसी भी बॉक्स को। तो ये टॉप है, ये आपका लाइक सेंटर, सॉरी बॉटम है, ठीक है, टॉप बॉटम है, और ये मिडल है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेच स्ट्रेच कर देगा। और टेक्स्ट हमेशा बेस लाइन या अक्सर आपकी नेव बार में यूज होती है, ठीक है, क्योंकि आपको लोगो और उसको एक बराबर लेकर आना होता है। तो ये देखिए टेक्स्ट को बेस में कर रहा है वो, एक बराबर कर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिर अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट होता है, वो पूरे कंटेंट को क्या कर देगा, स्टार्ट एंड, ये चीजें आप जब अप्लाई करोगे डिफरेंट चीजों के साथ तो आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से काम करिए। गैप है, गैप आप इक्वली दे सकते हो, ये देखें गैप, रो गैप एंड कॉलन गैप। आप रो को भी गैप दे सकते हो, कॉलन गैप भी ले सकते हो, सिंपल गैप भी ले सकते हो। दैट्स ऑल। ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने डिस्कस करना है, ठीक है। कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्स बॉक्स, ये css.tricks.com, यहाँ पे जाएंगे तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा इसको गो थ्रू करना। और फिल वक्त के लिए जो मैंने आपको टेबल का और क्लासेस आईडी का कॉन्सेप्ट इसकी प्रैक्टिस करें, ओपन करें और शुरू करें। अभी टाइम है 10:30। गो थ्रू आपने करवा दी है वेबसाइट।